माँ का जादुई सफेद नेट वाला सूट। एक बार की बात है जब ज्योति नाम की एक लड़की अपनी माँ विमला के साथ रहती थी। ज्योति की माँ विमला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोकर पैसे कमाती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। विमला के पति का एक एक्सीडेंट से देहांत हो गया था, जिसके बाद विमला ने घर की सारी जिम्मेदारी अकेले ही संभाली थी। ज्योति के पिता के देहांत के समय ज्योति केवल 6 वर्ष की थी, इसलिए उसे ज्यादा समझ नहीं थी। धीरे धीरे ज्योति बड़ी होती गई, परंतु उसने कभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और वो हमेशा अपनी कक्षा में फेल हो जाती थी। इसलिए विमला उसे बहुत सुनाती थी। इस बार भी ज्योति की परीक्षा का परिणाम आया था। ज्योति, तुम्हें पता है मैं किस तरह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर और बर्तन धोकर पैसे कमाती हूँ और फिर उसे तुम्हारी पढ़ाई पर लगाती हूँ। कितने सालों से मैंने अपने लिए कोई साड़ी भी नहीं खरीदी और न ही कुछ बाहर से खरीद कर खाया है, परंतु तुम इस तरह मेरा पैसा बर्बाद करोगी तो ये अच्छा नहीं है बेटा। माँ, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मुझे पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौक नहीं है, तो फिर आप क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रही हो? मैंने आपसे कहा है ना मैं घर पर रह लूंगी, आप तो मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजती हैं। मुझे नहीं पढ़ना लिखना। बेटी, मैं जानती हूँ बिना शिक्षा के जीवन में जीना कितना मुश्किल होता है, इसलिए मैं तुझे पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ। परंतु अगर तेरा जरा भी मन नहीं है पढ़ने लिखने का, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। मुझे लगता है अब तेरी शादी कर देनी चाहिए और तुझे अपना घर संभालना चाहिए। हाँ ठीक है माँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप मेरी शादी कर दीजिए। विमला और ज्योति की बातें खत्म हो जाती है और वो अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती है। विमला के सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, वो थी ज्योति की शादी करना। विमला ने आज तक कुछ भी पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए थे, परंतु ज्योति के सुंदर होने की वजह से उससे शादी करने के लिए लोग तैयार थे। विमला अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा घर ढूंढना चाहती थी। विमला कई सारे घरों में जाती है और उनसे पूछताछ करती है। अरे शर्मा जी, अब आपको क्या बताऊं, मैं कब से अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। अगर आपके नजर में कोई लड़का हो तो बताना। बहन, तुम जानती ही हो अगर तुम अच्छा लड़का ढूंढोगी तो वो दहेज मांगेंगे और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कुछ भी पैसे होंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है ज्योति बिटिया के लिए, परंतु वो थोड़े गरीब है लेकिन दहेज नहीं मांगेंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। लड़का नेक दिल और ईमानदार होना चाहिए। पैसे तो जिंदगी में कमा ही लेंगे। आप उनसे बात कीजिए और बात आगे बढ़ाइए, हम तैयार हैं। ठीक है तो विमला बहन, मैं कल ही उन्हें आपके घर बुला लेता हूँ। आप अपनी बिटिया को तैयार कर लेना। मुझे पूरा यकीन है वो आपकी बेटी को जरूर पसंद कर लेंगे। उन्हें एक सुंदर और घर के कामकाज करने वाली लड़की चाहिए जिसमें ज्योति बिटिया निपुण है। इतना कहकर शर्मा जी अपने घर चले जाते हैं और विमला बाजार से सब्जियां लेकर अपने घर आ जाती है। घर आकर वो अपनी बेटी से कहती है, बिटिया, आज ही मैं पड़ोस के शर्मा जी से एक बात की थी। उन्होंने तेरे लिए एक बहुत ही कुशल लड़का बताया है। वो कल तुम्हें देखने आ रहे हैं, तो तुम तैयार रहना। ठीक है माँ, मैं अपनी सुंदर सी वो नीली वाली ड्रेस पहन लूंगी। वो लड़का तो मुझे देखकर एकदम पागल ही हो जाएगा। देख लेना माँ, मुझे मना नहीं करेगा। कल की कल ही वो मुझे भागकर अपने घर ले जाएगा। तू भी ना कुछ ज्यादा ही बोलने लगती है। चल जल्दी से कुछ काम कर ले। सब्जी ले आई हूँ, काट के बना ले। मैं जब तक कल की तैयारी कर लेती हूँ। इसके बाद ज्योति घर में खाना बनाने लगती है और उसकी माँ विमला घर की सारी सजावट और कल की तैयारी करने लगती है। सारा काम खत्म करने के बाद दोनों माँ बेटी सो जाती है। सुबह उठकर जल्दी से ज्योति तैयार हो जाती है और विमला खाना बनाने लगती है। तभी शर्मा जी रिश्ता लेकर विमला के घर आ जाते हैं। अरे आइए जी, नमस्कार नमस्कार। इसके बाद सभी लोग एक साथ बैठ जाती हैं और खाना वाना खाने लगते हैं। दोनों परिवार में बहुत सी बातें हो जाती है और लड़के वाले ज्योति को पसंद कर लेते हैं।
ज्योति का रिश्ता पक्का करके लड़के वाले अपने घर चले जाते हैं। अब ज्योति की शादी अगले ही महीने फिक्स हो जाती है और यहाँ विमला शादी की तैयारी करने लगती है। विमला थोड़े बहुत पैसे लेकर टेंट वाले को दे देती है और अपने घर के बाहर छोटा सा टेंट लगवा लेती है, जिसमें ज्योति की बारात आती है और दोनों की शादी हो जाती है। ज्योति के ससुराल वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें जरा भी दहेज नहीं मिला था। विदाई के समय विमला ने अपनी बेटी को एक सफेद रंग का लहंगा दिया। बेटी, तू तो बहुत अच्छे से जानती है ना कि मैं आज तक एक भी रुपए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाई हूँ, परंतु फिर भी मैं तुझे ये सफेद लहंगा देना चाहती हूँ, रख ले। जैसे ही विमला अपनी बेटी को सफेद लहंगा देती है, तभी बीच में ज्योति का पति संजीव कहता है, अरे अरे माँ, आप ये क्या कर रही हो? वैसे भी तो आपने हमें कुछ नहीं दिया है और अब ऊपर से ये सफेद लहंगा दे रही हो। सफेद लहंगा हमारे यहाँ शुभ नहीं माना जाता है, हम इसे नहीं ले सकते हैं। अरे ये क्या बात हुई? वो मेरी माँ है, मुझे कुछ भी दे सकती है। मैं जरूर ये सफेद लहंगा लूंगी और इसे अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। ज्योति अपनी माँ से वो सफेद लहंगा ले लेती है और अपने ससुराल ले जाती है। ज्योति को शुरू में ससुराल में बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, क्योंकि वो अपने साथ दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई थी। अरे सुनती हो, पूरा दिन अपनी माँ के दिए हुए सफेद लहंगे के आगे बैठी रहोगी या फिर खाना भी बनाओगी, या तुम्हारा ये सफेद लहंगा खाना बनाएगा? अरे अरे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारा काम अच्छा नहीं चल रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? जब देखो तब मेरी माँ के सफेद लहंगे के पीछे पड़ जाते हो। खाना बन गया है, लेकर आ रही हूँ। ज्योति किचन में जाकर खाना लेकर आती है और संजीव को दे देती है। खाना खाकर संजीव अपने काम पर वापस चला जाता है। संजीव एक फैक्ट्री में मटके बनाता था और उसे फैक्ट्री में बेच देता था। संजीव की खुद की फैक्ट्री थी, परंतु गांव में नए नए फ्रिज आने की वजह से मटके बिकना बंद हो गए थे, जिस वजह से उसका कारोबार ठप हो रहा था और वो अक्सर गुस्से में रहने लगा था, जिसके चलते ज्योति और संजीव में बहस हो जाया करती थी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं सोकर उठूं तो मेरे लिए पानी भरकर रख दिया करो, परंतु तुम्हारे कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो अपना वो सफेद लहंगा लेकर। मुझे तुम्हारा वो सफेद लहंगा बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो जी, आज सुबह पानी नहीं आया है, इसलिए पानी नहीं भरा है। जब देखो तब मेरे सफेद लहंगे के ऊपर मत आ जाया करो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, वो मेरी माँ की निशानी है। आप एक बार और अगर आपने मुझे सफेद लहंगे के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संजीव और ज्योति में इस तरह बहुत बहस होती रहती थी और एक बार बहस बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए ज्योति अपना ससुराल छोड़कर वापस अपने घर चली आती है। वो सोचती है कि वो अपनी माँ को ये सारे किस्से सुनाएगी, परंतु जब वो अपनी माँ के घर पहुँचती है तब वो देखती है कि उसकी माँ तो बहुत ज्यादा बीमार है और आखिरी सांसें ले रही है। अरे माँ, ये आपको क्या हो गया है? आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है और घर में तो खाने के लिए कुछ राशन भी नहीं है। लगता है आपने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। माँ, अगर आप इतनी ज्यादा दुखी और परेशानी में थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप अभी के अभी मेरे साथ चलो, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। नहीं बेटी, अब मेरा समय आ गया है। मैं बस तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं तुझे ये कहना चाहती हूँ बेटी, जो तुझे मैं सफेद लहंगा दी हूँ, वो लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं है। वो लहंगा एक जादुई लहंगा है। मैं अपने मरने से पहले ये राज बताना चाहती थी, शायद इसलिए मैं अब तक जिंदा थी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप अभी खड़े हो जाओ और डॉक्टर के पास चलो। ये सब बोलकर ज्योति रोने लगती है। जैसे ही ज्योति चुप होती है तब वो देखती है कि उसकी माँ सांस नहीं ले रही है और उसकी माँ जा चुकी है। ज्योति बहुत रोती है और अपने पति को फोन करके वहाँ बुला लेती है। इसके बाद ज्योति और संजीव अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं और अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिन तक ज्योति बहुत उदास रहती है। ज्योति को उदास देखकर संजीव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो ज्योति की परवाह करने लगता है। ज्योति, कितना समय हो गया है, अब तुम कितने दिन तक उदास रहोगी? एक न एक दिन दुनिया से सबको जाना होता है। अब अपने जीवन में आगे बढ़ो।
ये लो पानी पी लो, देखो आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा हलवा बनाया हूँ, इसे खा लो। संजीव को अपनी परवाह करता हुआ देखकर ज्योति को बहुत अच्छा लगता है और वो थोड़ा खुश हो जाती है। तभी उसे अपनी माँ की आखिरी बातें याद आती है और वो संजीव को कहती है कि उसकी माँ ने सफेद लहंगे को एक जादुई लहंगा बताया था। तभी संजीव और ज्योति मिलकर उस लहंगे का इस्तेमाल करते हैं और वो लहंगे से ढेर सारा सोना चांदी मांगते हैं। तभी वहाँ पर सोना चांदी प्रकट हो जाता है। सोना चांदी देखकर संजीव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो सचमुच में एक जादुई लहंगा है। तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है, उन्होंने जाते जाते हमारे लिए कितना अच्छा काम किया है। मैं तुम्हारी माँ को कितना भला बुरा कहा, और तो और तुम्हारी माँ हमारे लिए कितना अच्छा सोच कर गई है। मुझे माफ कर दो ज्योति। मैं हमेशा से जानती थी कि माँ को मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है, परंतु मैंने भी उनको नहीं समझा। आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। लहंगे से इतना कुछ पाकर ज्योति को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी लहंगे से उसकी माँ की आवाज आती है, ज्योति तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तक ये लहंगा तुम्हारे साथ रहेगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो और जब भी तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो तुम इस सफेद लहंगे से मांग सकती हो बेटा। लहंगे में अपनी माँ की आवाज को सुनकर ज्योति बहुत खुश होती है और उस लहंगे के साथ ज्योति को अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास होता है। इसके बाद वो सोना चांदी बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है और सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अब संजीव को ज्योति से कोई परेशानी नहीं थी। वो बिल्कुल भी उसे ताने नहीं देता था और ज्योति का बहुत ध्यान भी रखता था। कुछ दिनों बाद ज्योति एक बेटी को जन्म देती है और पूरा परिवार हंसी खुशी से मिलकर रहता है। किसी गांव में आरोही अपनी मामी रितु के साथ रहती थी। कुछ समय पहले एक सड़क दुर्घटना में आरोही के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए तब से वो अपनी मामी रितु के साथ रहती थी। रितु की अपनी बेटी शिवांजलि भी थी। रितु और शिवांजलि दोनों ही बहुत दुष्ट और लालची किस्म के इंसान थे। रितु आरोही को अपने घर में रहने की जगह तो दे देती है, लेकिन उसे अपने घर की सिर्फ एक नौकरानी समझती है। एक दिन रितु आरोही के पास आती है और कहती है, सुन मनहूस, आज से तू घर का काम भी करेगी और बाहर जाकर सेब बेचने का काम भी करेगी। जो भी कमाई होगी चुपचाप मुझे आकर देगी, समझी? पर मामी जी, मैं दोनों काम कैसे कर पाऊंगी? ये सब मुझे नहीं पता। मुझे घर का सारा काम भी चाहिए और बाहर सेब भी बिकवाना है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लियो। जब सड़कों पर भीख मांगेगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि मैंने तुझे अपने इतने बड़े आलीशान घर में शहजादी बनाकर रख रखा है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तेरे से बकवास करने का। मैंने बस तुझे जो बोला है वो हो जाना चाहिए। इतना बोलकर रितु वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आरोही सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है और सेब बेचने चली जाती है। आरोही जोर जोर से आवाज लगाकर सेब बेचने की कोशिश करती है। आज आरोही का पहला दिन होता है, इसलिए ज्यादा आरोही के सेब की बिक्री नहीं हो पाती। शाम को आरोही सेब के पैसे जाकर अपनी मामी को दे देती है। रितु आरोही को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, मनहूस, मुझे अच्छे से पता है तो जैसे कामचोर बाहर जाकर किसी पेड़ के छांव के नीचे बैठ गई होगी। आज तो मैं इतने कम पैसे रख रही हूँ, लेकिन कल से नहीं रखूंगी, समझी? पर माँ जी, मैंने कसम से थोड़ी देर भी आराम नहीं की, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कल मैं और मन लगाकर काम करूँगी। हाँ हाँ ठीक है। मामी जी, मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अगर आपने कुछ बनाया है तो प्लीज मुझे खाने के लिए दे दीजिए। क्या कहा? मैं तेरे लिए खाना बना कर रखूंगी? पागल हो गई है क्या? तूने खुद को क्या समझ रखा है? किचन में जा, किचन तेरे इंतजार कर रहा है। अच्छा सा खाना मेरे और मेरी बेटी के लिए बना। जब हम दोनों खा लेंगे उसके बाद जो बचेगा तू खा लियो। सारा दिन थक हार कर आई आरोही किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है और खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद खाना बन जाता है
आरोही अपनी मामी और उसकी बेटी को खाना दे देती है। आरोही की मामी जितना खाना खाकर छोड़ती है उसे आरोही खा लेती है और अपने कमरे में जाती है और बोलती है, मामी जी बहुत अत्याचार करती है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि बाहर रहने की कोई जगह भी तो नहीं है। कम से कम मुझे यहाँ पर सर छुपाने के लिए छत तो मिल रही है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है मेरे अच्छे दिन जरूर आएंगे। इतना सोचकर आरोही सो जाती है और अगली सुबह उठकर घर का काम करके सेब बेचने चली जाती है। आरोही सेब बेच रही होती है, तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और उससे कहता है, अरे बेटा, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे यह सेब खाने के लिए दे सकती हो? लेकिन मेरे पास तुम्हें पैसे देने के लिए नहीं है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर आरोही अपने मन में सोचती है, अगर मैं इन बूढ़े बाबा को सेब खाने के लिए दे दूंगी तो मामी मेरी बहुत पिटाई करेगी। लेकिन कोई बात नहीं, मामी जी वैसे भी पिटाई करती ही रहती है, इसलिए मैं बाबा जी को ये सेब खाने के लिए दे देती हूँ। इतना सोचकर आरोही सेब बूढ़े आदमी को देने लगती है। बेटी, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरी पोटली में कुछ बीज है। तुम ये सारे बीज अपने पास रखो और सही समय आने पर तुम्हें इन बीज के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। आरोही बूढ़े बाबा से बीज ले लेती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और आरोही अपने घर जाती है। घर जाकर आरोही अपनी मामी को सारा हिसाब किताब बताती है। जब रितु को ये पता चलता है कि आरोही ने फ्री में किसी की मदद की है तो रितु उसे बहुत मारती है। तेरे बाप का माल था जो फ्री में लुटा आई, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बुढ़े को फ्री में सेब खिलाने की? मुझे तो लगता है कि तू झूठ बोल रही है और तूने ही सारे पैसे छुपाए हैं। नहीं मामी जी, मैंने कोई पैसे नहीं छुपाए हैं, मैं आपको सच सच बोल रही हूँ। चुपचाप अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। जब सड़क पर भीख मांगेगी तब तुझे मेरी याद आएगी, निकल जा। रितु आरोही को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। आरोही बेचारी रोते हुए एक खुले मैदान में पहुंच जाती है। आरोही के पास उसी बूढ़े आदमी का दिया हुआ बीज होता है। आरोही खुली जगह पर जैसे ही बैठने वाली होती है, उसके जेब से वही बीज गिर जाते हैं। बीज के गिरते ही वहाँ सेब का पेड़ उग जाता है। ये सब देखकर आरोही हैरान रह जाती है। एक सेब में से आवाज आती है, आरोही, तुम्हारे पास जो बीज थे वे बीज कोई मामूली बीज नहीं थे, बल्कि वो बीज जादुई थे। वो जादुई बीज जहाँ भी लगाए जाते हैं वहाँ जादुई सेब की खेती होने लगती है। तुमने एक बूढ़े आदमी की मदद की और उसी का फल तुम्हें मिला है। अब तुम जितने चाहो उतने सेब बेच सकती हो। ये बात सुनकर आरोही बहुत खुश होती है और जादुई सेब के खेत से बहुत सारे सेब लेकर बेचने चली जाती है। जादुई सेब बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, मीठे और लाल थे। इस वजह से सारे सेब तुरंत बिक जाते थे। ऐसे ही बहुत समय बीत गया और आरोही सेब बेचकर अब बहुत अमीर हो जाती है। आरोही अपने सेब का व्यापार शहरों में भी करना शुरू कर देती है। आरोही के पास बहुत धन दौलत होते हैं और वो अपने धन दौलत का एक हिस्सा गरीब और बेसहारा लोगों पर भी खर्च करती थी। इसलिए आरोही अपने गांव में बहुत लोकप्रिय थी। जब इस बात की खबर रितु को पड़ती है तब वो गुस्सा हो जाती है और अपने मन में बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मनहूस लड़की इतनी अमीर कैसे हो सकती है? अब गरीब लोगों में पैसे बांट रही है जो खुद तो पैसे के लायक नहीं थी। अब मुझे पता लगाना ही होगा उस मनहूस के पास इतनी धन दौलत आई कहाँ से। उस दिन के बाद से रितु आरोही पर नजर रखने लगती है और उसे पता चल जाता है कि आरोही के पास जादुई सेब की खेती होती है, जिसकी वजह से वो इतनी अमीर हो गई है। अच्छा, तो इस मनहूस के पास जादुई सेब की खेती होती है। अब मैं इस खेत को पूरी तरह से उजाड़ दूंगी और उसके बाद देखूंगी ये कैसे मनहूस सबकी मदद करती है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इतना सोचकर रितु जैसे ही जादुई सेब को हाथ लगाती है तभी उसके शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाती है।
ऋतु को उसके बुरे कर्मों की सजा अच्छी तरह से मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरोही जादुई सेब की खेती की मदद से अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर ले, ताकि आपको ऐसी ही और नई मजेदार कहानी देखने को मिलती रहे।